ग्लोबलाइजेशन 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ दशक में एक बहुत बड़े फिनोमेना के रूप में उभरी, जो कि वस्तुओं के, लोगों के, निवेश के यहाँ से वहाँ आदान-प्रदान और देश के बॉर्डर्स के इर्रेलेवेंट बन जाने की एक गाथा है, जो कि विश्व से गरीबी को दूर करना, विश्व को एक बेटर प्लेस बनाना और इस तरह के आदर्श लक्ष्यों को लेकर के चली थी। पर हाल ही में जो 20वीं शताब्दी के 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जो ब्रिट एग्जिट की घटना घटती है, ब्रिटेन ईयू के प्रोजेक्ट से जिस तरह से बाहर जाता है और यूएस में अब पहले ट्रंप का इलेक्शन, उसके बाद बाइडेन का आना और अब दोबारा ट्रंप का चुनाव होना, कहीं ना कहीं एटलीस्ट एंग्लोस्फेयर में, अगर वेस्टर्न कंट्रीज ना बोलूँ तो एंग्लोस्फेयर में ग्लोबलाइजेशन की जो एक कंसेंसस दिखाई देती थी, उसको डायरेक्ट चैलेंज है। कारण ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है, जिसमें कि डेवलप कंट्रीज से फैक्ट्रीज आउटसोर्स हुई हैं चीपर एरिया की तरफ, फॉर एग्जांपल चाइना की तरफ, वियतनाम की तरफ, भारत की तरफ, या इस तरह से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेबर सस्ती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट सस्ती है, इन्वायरमेंट इजीली पोल्यूट किया जा सकता है। पर अपने देश में लेबर कॉस्ट महंगी है, यूनियन बेटर है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन इतनी इजीली किया नहीं जा सकता, तो इसलिए फर्म्स ने जो है ऑफशोर किया अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को और इससे प्रॉफिट कमाया। और डेवलप कंट्रीज़ जो है फाइनेंशियल सेक्टर में, क्लाउड कैपिटलिज्म में, जिसको यानुकोविच कहते हैं कि क्लाउड कैपिटलिस्ट, और ये ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन एप्स पर चले गए, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर दिया, फाइनेंशियल एसेस्ट पर ज़्यादा फोकस कर दिया और ये प्रज्यूम किया गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वेल्थ जनरेट होगी वो फिर अपने होस्ट कंट्री के सभी वर्गों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी या प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगी। पर हुआ ये है कि 1960 के दशक से जो अमेरिका में जो मिडन वेज थी, जो सैलरी थी, वो वहीं स्टेबल रह गई है, मध्यम वर्ग की, लेबर क्लास की। और जबकि जो रिच इन्वेस्टर हैं या स्पेकुलेटर हैं या इन नई इंडस्ट्रीज़ के जो वर्कर हैं हाईली स्किल्ड, जो कि स्पेशली बाहर से भी आ रहे हैं, इंडिया जैसी कंट्री से या किसी और कंट्री से, वो जो हैं बेसिकली उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, उनको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, ज़्यादा बड़े बिलियनियर खड़े हो रहे हैं, पर वाइट वर्किंग क्लास जो है वो बिली हो गई है, वो अपने को अपग्रेड और रिस्किल नहीं कर पाई। और उसका जो रिएक्शन बाहर आया है, चाहे वो यूके में हो, जो कि एक वक्त में उसकी राजधानी लंदन जो है वर्ल्ड की फाइनेंशियल कैपिटल टाइप बनने की कोशिश कर रही थी, और चाहे फिर वो एक अमेरिका में राइज ऑफ ट्रंप हो, है ना, जो कि अमेरिका के सो कॉल्ड यूनिवर्सलिस्टिक वोक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और अमेरिका फर्स्ट की स्पष्ट बात कर रहा है कि मेरे आते ही मैं अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहता हूँ, अमेरिका की वर्किंग क्लास का इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना चाहता हूँ। वर्तमान जो कैपिटलिज्म का जो प्रोजेक्ट है, वर्तमान जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोजेक्ट है, ये कुछ स्पेसिफिक एलिट्स को ही बेनिफिट दे रहा है। और अमेरिका में तो जो बैकडोर से माइग्रेशन चली हुई है, वो फिर जो पुअर वर्किंग क्लास है उसकी लास्ट जो एक मतलब बार्गेनिंग चिप थी, उसको भी टेक ओवर कर दिया गया है। तो इसीलिए वो माइग्रेशन के भी खिलाफ है, स्पेशली स्किल्ड, अनस्किल्ड के तो बहुत ज़्यादा खिलाफ है। इसके पश्चात अगर हम यूरोप में भी देखें, वेस्टर्न यूरोप में भी देखें, फ्रांस को देखें, नॉर्वे को देखें, स्वीडन को देखें, जर्मनी को देखें, इटली को देखें, वहाँ भी कहीं ना कहीं, हंगरी को देखें, वहाँ के पॉलिटिशियन वर्ग में भी, समाज में भी एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया है जो आज ईयू के ट्रांस बॉर्डर, हम कह सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल या, 20वीं शताब्दी के 21वीं 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 शता
एक जो सुपरा नेशनल प्रोजेक्ट जो ईयू का था, जो कि बॉर्डर्स को यूरोप के अंदर इरिलीवेंट बनाने का जो चक्कर में जो था, उसके खिलाफ अब लोग खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये भी सत्य है कि जो इस तरह के जो राइटिस्ट एलिट खड़े हो रहे हैं, पार्टियां स्ट्रांग हो रही है, उनका विरोध ईयू के आपस के मूवमेंट में भी कई जगह हो सकता है लेबर के, पर उनका मैक्सिमम जो उनका विरोध उभर कर आया है वो आया है माइग्रेशन, सीरियन और दूसरे माइग्रेशन क्राइसिस के बाद, जब ईयू ने अपने यूनिवर्सलिस्टिक पॉलिसीज़ को लेकर के, ह्यूमन राइट के पॉलिसीज़ को लेकर के माइग्रेंट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, तो आज उनके समाज में डिसेंशन पैदा हो रही है। नॉर्डिक कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल, जो बड़ी रिच होती थी, बहुत सभ्य थी, आज उनका जो वेलफेयर स्टेट है, जो कि बड़ा मतलब हेविली टैक्स्ड था वहाँ के लोग, वो अब जो नई माइग्रेंट पॉपुलेशन आई है जो कि लेस प्रोडक्टिव है और सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रही पर सोशल वेलफेयर क्लेम कर रही है, उसको सस्टेन करने में दिक्कत आ रही है और नॉर्डिक कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस खड़े हो रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप कल्चरल वैल्यूज़ भी डिफरेंट है, तो कन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं अब वहाँ, और वो उनके पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ जर्मनी में भी है, एजिंग पॉपुलेशन है तो बाहर से माइग्रेशन चाहिए, पर उसके आने से देश का करेक्टर चेंज हो रहा है। ऑस्ट्रिया में भी है, हंगरी में भी है, पर कई जगह अब बड़े खुल के मुखरित हो गए हैं एंटी माइग्रेशन स्टैंस पे लोग। तो ये सब कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर ईयू का जो एक ग्लोबलाइजेशन ओरिएंटेड जो इलीट है, जो ब्रुसेल्स में बैठा है या कंट्रीज़ की कैपिटल में बैठा है, उसके प्रति एक गहरी डिसइंचेंटमेंट पैदा हो गई है, जो कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोजेक्ट को हर्ट करती है। और जहाँ तक भारत और इंडिया का या भारत और चाइना का सवाल है, ये तो पहले से ही ग्लोबलाइजेशन को जो है अपने एंगल से डेवलप करने के समर्थन में है, चाहे फिर वो WTO में भारत का अपने कृषि को लेकर के जो स्टैंड हो, चाइना का जो स्टैंड हो, या कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो चीप ड्रग्स के प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टैंड हो, ये सब दिखाते हैं कहीं ना कहीं कि ये कंट्रीज भी जो है अपने इंटरेस्ट को फर्स्ट रखना चाहती हैं। ब्रिक्स का जो निर्माण हो देख रहे हैं, जो कि नई जो कि बात हो रही है कि US का जो डॉलर की जो हिजीमनी है उसको चैलेंज किया जाएगा। ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक और IMF जो US के जो इंस्टीट्यूशंस थे प्राइम, उनको इन्होंने सप्लीमेंट कर दिया है अपने न्यू डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के मैकेनिज्म से। पर अब जो है US का जो एक उसको जो एक कह सकते हैं फ्री फॉल मिल रहा है, इसका अपने लेवरेज मिल रहा है, अपने डॉलर का एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी होने का डी फैक्टो, उसको चैलेंज करने के लिए डी डॉलराइजेशन की बात भी कहीं ना कहीं हो रही है। हालांकि ट्रंप इसको इतने ईजिली होने नहीं देंगे, अमेरिकन स्टेट, क्योंकि इतना बड़ी लिवरेज वो ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो इसके रिपरकशन वो देखना चाहते हैं डेफिनेटली। इसलिए अभी से ही ट्रंप जो है थ्रेटन कर रहे हैं कंट्रीज़ को जो डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगी। पर नंदलेस कितना इतिहास का फ्लो अमेरिका बदल पाएगा विदाउट स्पेशली अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किए बिना, जिस तरह से वो डेट छाप के कंजप्शन कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट जो है दुनिया के और देश जो कि फॉरेक्स के रूप में डॉलर को रखते हैं उनको देनी पड़ रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। परंतु कहीं ना कहीं फीचर्स तो दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं गैप्स दिखाई देने लग रहे हैं, क्रैक्स दिखाई देने लग रहे हैं, और ये वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को सिग्निफिकेंटली चेंज करेंगे। ग्लोबलाइजेशन को जिस तरह से 90s में और 80s में और अर्ली 21st सेंचुरी में पढ़ाया गया या समझा गया कि ये इनएविटेबल है, या TINA, देयर इज़ नो NA अल्टरनेटिव, उसको समस्या खड़ी हो गई है। और शायद अब ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रीज़ के बॉर्डर्स को लेकर के अपने को इम्बेड करना पड़ेगा। ए फ्री फ्लो ऑफ जो चीज़ें चल रही है, कैपिटल मूवमेंट ऑफ पीपल, तो खैर कभी कभी हो नहीं पाया फ्री, पर बाकी चीज़ों में भी अब रेगुलेशन आएगा, और शायद वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड का जो एवोल्यूशन है, वो एक नए प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा है। मैं इसको डी ग्लोबलाइजेशन तो नहीं कहूँगा, वर्ल्ड फंडामेंटली ग्लोबलाइज हुआ है। नंदलेस आज देखिए, न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान, इन्वेस्टमेंट, बल्कि देशों ने ग्लोबल नॉर्म्स और रूल को अपने अंदर इंटरनलाइज भी किया है, चाहे वो डिफरेंट रजीम्स के थ्रू हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल रजीम्स हो,
इन्वेस्टमेंट रजीम्स हों, ट्रेड रिलेटेड रजीम्स हों, डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स हों, पर नंदलेस देशों के अंदर की जो डाइवर्सिटी है, अंदर जो इनहेरेंट आइडेंटिटी है, वो भी खुद को असर्ट कर रही है। तो इससे डाइवर्सिटी बड़ी है ग्लोबलाइजेशन की, ज़्यादा स्पेस बढ़ा है। हालांकि ये अभी क्याटेक लग रहा है, पर कुछ एलिट्स के हाथ से छूट कर ये चीज़ अब जो है वाइडर हो रही है। उसको इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में नंदलेस क्वालिटेटिव चेंज भी आया है एज अ विज क्वांटिटेटिव चेंज के। धन्यवाद।